हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं एक साथ आज का अपना वीडियो। तो हमारा वीडियो प्रीलिम्स बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन यानी कि करंट अफेयर्स, और आज के हमारे कंटेंट्स हैं। सबसे पहले राजीव महर्षि पैनल, सेकंड है टाइफून हाइसिन, थर्ड है हिंदी दिवस और फोर्थ है हमारा प्रोजेक्ट 17A। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा राजीव महर्षि पैनल, देखते हैं क्या था करंट में। यूनियन गवर्नमेंट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड एन एक्सपर्ट कमेटी टू मेजर द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ वेविंग इंटरेस्ट ऑन द कोविड-19 रिलेटेड लोन मोरेटोरियम। तो हाल ही में जो केंद्र सरकार है उसने एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया है राजीव महर्षि पैनल के नाम से, जिसका काम है कि जो अभी इंटरेस्ट यानी जो ब्याज माफ़ी चल रही थी कोविड-19 को लेके, तो उसका क्या इम्पैक्ट हमारी अर्थव्यवस्था पड़ेगी उसको मेज़र करने के लिए। अब ये है क्या, द एक्सपर्ट पैनल विल बी चेयर्ड बाय राजीव महर्षि, फॉर्मर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, एंड विल सबमिट इट्स रिपोर्ट विद इन 1 वीक। तो जो ये पैनल होगा इसको चेयर करेंगे राजीव महर्षि, जो कि पहले CAG के वो रह चुके हैं हेड, और ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे 1 हफ्ते के अंदर में। मैंडेट क्या है, इट विल मेजर द इम्पैक्ट ऑन द नेशनल इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ वेविंग द इंटरेस्ट एंड कोविड-19 रिलेटेड मॉरिटोरियम। तो कोविड-19 से रिलेटेड चूँकि यहाँ पे लोन लोग पे नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर उसका इंटरेस्ट वेव किया जाता है यानी कि अगर माफ़ किया जाता है तो उस अर्थव्यवस्था पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगी ये मेज़र करना इनका काम है। इट विल ऑल्सो गिव सजेशंस टू मिटिगेट फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट ऑफ वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो क्या क्या जो अलग अलग सोसाइटी पे जो फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम आई है तो किस तरह की हैं और उससे क्या हो सकता है, उसके रिगार्डिंग भी ये सजेशंस देंगे। तो इस टॉपिक में इतना था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट है हमारा टाइफून हाइसिन, देखते हैं क्या था करंट में। Recently, Japan was hit by the typhoon. The Japanese authorities urged more than 8 million residents to evacuate the area that were at risk. तो हाल ही में जापान में एक टाइफून हिट हुआ था, जिसके लिए जो जापानीज अथॉरिटी है उन्होंने मिन्नतें की थी। जो 8 मिलियन लोग वहाँ पर रह रहे थे, वो उस एरिया को जल्द से जल्द खाली कर दें। अबाउट द टाइफून हाइसिन, it is categorized as a category 4 storm, which means well-built frame houses can suffer severe damage with loss of most of the root structure and exterior walls. Wind speed is 216 km/h. तो ये कैटेगरी 4 का स्टॉर्म है, जिससे बहुत ज़्यादा डैमेज होने की संभावनाएं थी। हो सकता था जो बिल्डिंग है उसका रूट स्ट्रक्चर भी हिल सके या से बाउंड्री वॉल ही जाए, क्योंकि इसमें जो विंड की स्पीड थी लगभग 216 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। हाइसिन वॉज अ नेम रिकमेंडेड बाय चाइना एंड मीन्स सी गॉड इन चाइनीज। तो हाइसिन जो इस टाइफून का नाम ये चाइना द्वारा दिया गया था, जिसका मतलब होता है समुद्री देवता। तो इस टॉपिक में इतना था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारा हिंदी दिवस। नेशनल हिंदी दिवस और हिंदी डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन September 14। तो जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है हर 14 सितंबर को मनाया जाता है। अबाउट ऑब्जेक्टिव क्या है, द डे इज सेलिब्रेशन of the Hindi language and its cultural heritage and values among the people of the country and abroad। तो इस दिवस को मनाया जाता है ताकि जो हिंदी भाषा है हमारी, जो उससे जुड़ी कल्चर या हेरिटेज या वैल्यूज़ है हमारे, उसको लोगों के बीच पहुंचाने के लिए, उसकी व्याख्या करने के लिए, समाज में पहुंचाने के लिए इसको मनाया जाता है। राजभाषा अवार्ड, एज अ पार्ट ऑफ द हिंदी दिवस सेलिब्रेशन एवरी ईयर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेजेंट द राजभाषा अवार्ड टू द पीपल हु हैव कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड द लैंग्वेज। तो इसमें एक राजभाषा अवार्ड भी दिया जाता है हर साल राष्ट्रपति द्वारा, क्योंकि उन्होंने इस भाषा को लेकर यानी इस भाषा में अपना कुछ योगदान दिया है इसको आगे बढ़ाने के लिए, इसको प्रचार प्रसार करने के लिए, तो इसलिए उनको राजभाषा अवार्ड दिया जाता है। वाई डू वी सेलिब्रेट नेशनल हिंदी दिवस? तो
यानी कहने का मतलब कि हम हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया अडॉप्टेड हिंदी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री ऑन September 14, 1949 अंडर द आर्टिकल 343। तो इसी दिन यानी 14 सितंबर 1949 को जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, यानी वो संवैधानिक असेंबली जो हमारे संविधान का निर्माण कर रही थी, तो उसने इस दिन ही जो हिंदी है उसको हमारा ऑफिशियल यानी कि कह सकते कार्यकारी भाषा के तौर पे इसको अपनाया था। तो इस टॉपिक में था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रोजेक्ट 17A। Recently, Indian Navy had laid the keel of the third ship of the prestigious P-17A class stealth frigates। तो हाल ही में जो इंडियन नेवी हमारी जो नौसेना उसने जो थर्ड शिप थी हमारी जिसका नाम P-17A था, तो उसको अभी हाल ही में स्टार्ट किया है। अबाउट द P-17A class frigates, what is it? The P-17A class frigate are being built using indigenously developed steel and fitted with the weapons and sensor along with the integrated platform management system। तो ये जो P-17A हमारा क्लास फ्रिगेट है, इसको इंडिजिनसली डेवलप किया गया स्टील की मदद से, यानी भारत में इसको स्टील की मदद से बनाया गया है, जिसमें बहुत सारे वेपन्स और काफ़ी अच्छे इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म के जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो और सेंसर्स काफ़ी ज़्यादा इसमें लगाए गए हैं। फीचर्स क्या है? दीज शिप्स आर हैविंग स्टेल्थ फीचर। तो ये जो शिप है इसमें छुपने की काफ़ी अच्छी खूबी है। कंस्ट्रक्शंस ऑफ P-17 शिप differ in the every concept of warship building by a way of adopting of the modern technology integrated constructions where the block are pre-outfitted before joining to reduce the build period of warship। तो जो हमारा शिप है ये दूसरे जो वॉरशिप्स हैं तो उसके कॉन्सेप्ट से काफ़ी डिफरेंट है कि उसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी एक इंटीग्रेटेड कंस्ट्रक्शन जिसको बोलते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी में, तो उसको अपनाया गया। इसमें जो प्री आउटफिटेड बिफोर जॉइनिंग द रिड्यूस है, यानी जो पीरियड ज्वाइन होने से पहले जो शिप्स होती हैं वो नेवी ज्वाइन होने से पहले जो उनमें चीज़ें टेक्नोलॉजी ज़रूरत होती हैं वो सारी प्री लोडेड है, यानी कि पहले से उसमें लगाई गई हैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।